Assalamu alaikum and good morning also to all of you and welcome back to my YouTube channel Study NCERT। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपना जो हम इस बार शुरू किया है पहला चैप्टर, वह है हमारा इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इसमें स्टडी ऑफ किस किया जाता है, केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट से रिलेटेड है या इलेक्ट्रिसिटी से है। और इसमें साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में, केमिकल एनर्जी में। तो अगर हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, या इसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कैसे प्रोडक्शन किया जाता है फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उन्हें कहते हैं जो अपने आप होती है, जिनमें किसी बाहर से कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और साथ में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस को करते हैं। तो दो वर्ड आए हैं यहाँ पर, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वो रिएक्शन जो अपने आप होती है, ठीक है, और उसमें दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस है जिसे हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है तब वो रिएक्शन फॉलो करती है आगे, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ, ये सब जो हम स्टडी करते हैं ये किसकी हेल्प से किया जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या बना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन बनी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, कौन से इसमें, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में, और साथ में किसका आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का शो करेंगे। और इस सब काम में हमारी कौन सी रिएक्शंस हेल्प करती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हम आगे देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे, अब आता है आगे पॉइंट, मैंने ये सब पहले ही लिख लिया ताकि मैं जल्दी से आपको समझा सकूं कम टाइम में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या है, जिसमें एनर्जी एफिशिएंट होती है, मतलब हम एनर्जी को बना सकते हैं लेकिन वो नुकसान कम देती है, लेस हार्मफुल कम होती है टू इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक होती है, इसीलिए हम इसे इको फ्रेंडली भी कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो अभी मैंने आपको बताया कि विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें हम दो रिएक्शन शो करते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है क्या, रिडक्शन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम कहते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ आपको ये समझना होगा अच्छे से कि ऑक्सीडेशन क्या है, अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, ठीक है। और लॉस होने से उस पर कैसा निशान आ जाता है, कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, रिड्यूस अदर्स एंड गेट ऑक्सीडाइज। इसी तरह से रिडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और गेन करने से उन पर क्या आएगा, वो सिंपल फिर वापस रिवर्स हो जाएंगे, और जिनका रिडक्शन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं गेट रिड्यूस। अब यहाँ पर ये एग्जांपल है, देखो Zn से क्या बना है, यहाँ पर Zn से बना है Zn2 पॉजिटिव। तो जब किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई तभी तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जब किसी सिंपल जो हमारा एलिमेंट है, मेटल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और लॉस करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन होना। फिर यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है कॉपर पर, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके वापस मिल गए, तो ये किस में चेंज हो गया, कॉपर में चेंज हो गया, तो इसे कहते हैं रिडक्शन। कहने का मतलब है कि अगर कोई सिंपल से पॉजिटिव में जा रहा है वो ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव से कोई सिंपल में जा रहा है तो वो रिडक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ लिखा है, इसका ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें आगे क्या पॉइंट दिया है। अगला एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर Fe+2 से बना है Fe+3। यहाँ पर +2 था और +2 से ही +3 हो गया, बढ़ गया, +2 था +3 हो गया तो ये बढ़ गया, तो इसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर MnO4 पर +7 आती है, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना आता होगा आपको, ये +7 आती है और +7 से यहाँ पर कितनी हो रही है, +2। तो अब कोई चीज़ जब घट जाएगी तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन।
तो अगर ये पूछें कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Fe2 पॉजिटिव का, रिड्यूसिंग एजेंट कौन बना, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यानी इसी का ही हुआ है भाई। +2 से ये +3 हो गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। और अगला कि अगर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ +7 से +2 हुआ है, तो +7 से +2 हुआ है यानी कि कम हो गया, और कम हो गया तो क्या कहलाया, रिडक्शन। तो अगर हम पूछें इसमें कि रिडक्शन किसका हुआ है, तो रिडक्शन किसका हुआ है, Mn का हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन होगा, Mn ही होगा, Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। अब हमारा पॉइंट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो हमारा पॉइंट आता है कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस किसे कहते हैं, कंडक्टर क्या होता है, चालक, हिंदी में चालक कहते हैं, जिनमें के अंदर करंट फ्लो होता है वो कंडक्टर है, सब अच्छे से जानते हैं। और इंसुलेटर जिनमें करंट फ्लो नहीं होता, जैसे करंट फ्लो होगा तो वो आयरन हो गई, और इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, जैसे लकड़ी है, रबर है, ग्लास, वैक्स, ये सब होते हैं, ये इंसुलेटर कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट जो होता है, ये एक नोट पॉइंट है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होता है, कार्बन का ही एक रूप होता है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही होता है, ध्यान रखना, एक पॉइंट से, मतलब जो कार्बन से बना है तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो बाउंड रहते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट होता है। इसलिए हम ग्रेफाइट को कहते हैं कि ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है हमारा यहाँ पर क्या, कंडक्टर। तो कंडक्टर हमारे 2 तरह के होते हैं, एक क्या है, मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा क्या है हमारा, पहला हमारा यहाँ पर है मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर का ही दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसके अंदर फ्लो ऑफ करंट विदाउट एनी केमिकल चेंज, मतलब बिना किसी केमिकल चेंज के उसके अंदर करंट फ्लो होता है, ठीक है। करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है, और बिना किसी केमिकल चेंज के, ठीक है। इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन की वजह से, करंट फ्लो होने की वजह से हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अब ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड करता है 4 चीज़ों पर। क्या क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, जिस मेटल में हम करंट फ्लो कर रहे हैं वो किस तरह का बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या उसका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर टेम्परेचर का निगेटिव इफेक्ट पड़ता है मेटल के ऊपर, आगे इसको एक्सप्लेन करूँगी, अभी फिलहाल यहाँ याद रखना है कि टेम्परेचर का मेटल पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ मेटल, ये भी इम्पॉर्टेंट होती है, इसके लिए इस पर डिपेंड करेगा। तो जो मेटल होते हैं जिनके अंदर मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होता है, इसका एग्जांपल सिल्वर, आयरन या कॉपर होता है, ठीक है। और कुछ नॉन मेटेलिक कंडक्टर भी होते हैं जिनके अंदर करंट फ्लो होता है, वे कौन है, नॉन मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, कार्बन और ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं, या ग्रेफाइट है, अभी मैंने आपको बताया पीछे ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। फिर आता है दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या आयनिक कंडक्टर, क्या कहते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या आयनिक कंडक्टर। यहाँ नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए, ये पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या आयनिक कंडक्टर। तो इसे हमने आयनिक कंडक्टर क्यों कहा, यहीं से समझ लो कि आयंस की वजह से ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किसके अंदर था, मेटल के, लेकिन यहाँ पर क्या है, आयंस है। तो आयंस की वजह से इसमें करंट फ्लो होता है, इसलिए इसे हम आयनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। अब अगर ये पूछें कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, या इसको हम वैद्युत अपघट्य कह देते हैं हिंदी में, कि जो अलाउ करता है फ्लो ऑफ करंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट। मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट को तुम पानी में डाल दो, घोल दो, उसको सॉल्यूशन बना दो, एक्वस सॉल्यूशन बन गया, या उसको भिगो दो, मोल्टन स्टेट, पिघलने वाली कंडीशन बन गई, तो तब उसमें करंट फ्लो हो सकता है अगर, तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, ठीक है। इन दिस केमिकल डिकम्पोजिशन या केमिकल चेंज, ऊपर हमने पढ़ा कि बिना केमिकल चेंज का आता है, यहाँ पर केमिकल चेंज होता है तब कोई चीज़ डिकम्पोज होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट, एसिड और बेस इन दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से हो रही है, आयंस की वजह से, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब ध्यान रखना है आपको, ये वाला पॉइंट नोट में लिखा हुआ है, द सब्सटेंस डो नॉट फॉर्म आयंस। तो हमने पढ़ा कि आयंस की वजह से ही करंट फ्लो होता है, इसलिए उसे आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो वो सब्सटेंस जो आयंस नहीं बनाएगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, तो जब वो आयंस ही नहीं बना रहा तो फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आएगी, इसलिए ऐसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं।
समझ आया यहाँ पर कि ऐसा सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में आयंस नहीं बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसा कौन होता है, शुगर सॉल्यूशन है, एथेनॉल होता है, ठीक है। अब अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि टेम्परेचर का जो हमारा मेटेलिक कंडक्टर था उस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम पढ़ते हैं निगेटिव इफेक्ट कैसे पड़ता है। मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा है समझने के लिए आपके, निगेटिव इम्पैक्ट और मेटेलिक कंडक्टेंस। टेम्परेचर का निगेटिव कैसे इफेक्ट पड़ता है मेटेलिक कंडक्टेंस में, हमने पढ़ा इसमें, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है कि मेटल्स में जो करंट फ्लो होता है, हमने देखा कि मेटल में जो करंट फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल के जो एटम है, ध्यान से सुनना, मेटल के एटम के इलेक्ट्रॉन, मेटल है उसके एटम है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो तेज फास्टली मूवमेंट करेंगे, तेज़ तेज़ इधर उधर भागेंगे, ठीक है। और जब इधर उधर भागेंगे तो जिस वजह से क्या होगा, जो हमारा मेटल एटम है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम इसको बनाएं कि जो हमारा मेटल है, ये कोई मेटल है और ये इसके एटम है, ठीक है, और इस एटम के इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, तो इनके इलेक्ट्रॉन अलग होंगे और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वे अलग होंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इस के ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होने की वजह से ये इससे टकराएंगे और टकराएंगे तो इनकी स्पीड जो होगी फ्लो होने की, इधर उधर जाने की, जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आ रहा था वो स्पीड कम हो जाएगी, तो फ्लो ऑफ करंट भी कम हो जाएगा। मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है कि जिस कारण एटम के इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी कि गति उसकी कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो स्लो हो जाता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जब टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिसिटी जो है या कंडक्टेंस है वो कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया, इसलिए टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब पॉजिटिव इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के। ध्यान रखना है कंडक्टेंस डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर। तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस में करंट फ्लो किसकी वजह से हो रहा था, आयंस के। अब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आयंस बढ़ जाएगी और जब आयंस बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब उसकी जो फ्लोइंग पावर होती है, या ये कह सकते हो आप किसी चीज़ का पतला या गाढ़ा होना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो चीज़ पतली होगी नहीं होगी, सॉल्यूशन के अंदर है कोई चीज़ अगर सॉलिड फॉर्म में है, टेम्परेचर बढ़ाने से तो वो घुलेगी और घुलेगी तो उसमें वहाँ पर क्या हो रहा है, विस्कोसिटी उसे कह देंगे हम कम हो रहा है और नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो क्लियर है, यहाँ पर कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, मतलब आयंस में टूटने के बेसिस पर हमने इलेक्ट्रोलाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग वर्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में अगर उसे घोलेंगे तो वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाएगा या आयंस में ब्रेक हो जाएगा, जैसे ये सब होते हैं, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं जो पूरी तरह से आयन में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते उसे कहते हैं, मतलब आयंस में पूरी तरह से ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। अब पॉइंट है कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन होता है, क्या लिखा है, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसे हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कह देते हैं। तो जितने भी फ्रैक्शन ऑफ, इसकी डेफिनेशन है फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने, उसे पानी में घोला, घोलने के बाद उसने कितने फ्रैक्शनल नंबर दिए, उस टोटल नंबर के फ्रैक्शन का निकालना है विच आयोनाइज इन सॉल्यूशन। विच आयोनाइज कहाँ पर हो जाता है, जो आयोनाइज होता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जब वे पूरे कम्प्लीटली आयंस में टूट जाते हैं उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और जो वीक होंगे उनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक है, समझ में आया। तो दो पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं, उनके लिए अल्फा की वैल्यू 1, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से पानी में नहीं घुलते उनके लिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ठीक है। और जो हमारा आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को किससे लिखते हैं हम, अल्फा से, जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, ठीक है, समझ में आया। अगला पॉइंट है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखें यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है।
क्या है, ये डिपेंड करता है 4 फैक्टर पर। नाम क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। ये 4 हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।